अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट इसके कुछ पार्ट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। यानी कि इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के दो रकमों को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन का जो आंसर आएगा उसके अंदर अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी है। तो ये जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली रकमें हैं ये भी अनसर्टेन होनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक हमने कर लिया था। उसके बाद जी इसका दूसरा कानून है यानी कि जो फाइनल रिज़ल्ट होता है उसके अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करने का जो सेकंड लॉ है वो है जी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के, यानी कि जब आप दो ऐसी रकमों को जिनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद हो जब आप उनको ज़रब करेंगे तो जो जवाब आएगा उसके अंदर अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड कि मिसाल के तौर पे एक रकम ये है जी उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, दूसरी रकम ये है उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। आपने दोनों को ज़रब देनी है, कुछ ना कुछ जवाब आएगा, उस जवाब के अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी, वो कितनी होगी। तो सबसे पहले इन दोनों रकमों की जो भी अनसर्टेनिटी हो, एब्सोल्यूट हो या जैसे भी हो, सबसे पहले आपने उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेना है दोनों अनसर्टेनिटीज़ को, फिर दोनों को जमा कर लेना है, जो जवाब आएगा उसकी अनसर्टेनिटी वही बन जाएगी जब आप इसको जो है वो जमा कर लेंगे। तो प्रैक्टिकली इसका जो है वो फार्मूला देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास रकम है जी V यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है और वोल्टेज हमारे पास 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट ये वोल्टेज दिया हुआ है और करंट की वैल्यू उसने दी है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर, ये हमें उसने करंट दी है। अच्छा, यहाँ पे वो आपको डिवीजन के बारे में बता रहा है कि जब आप दो रकमों की डिवीजन करते हैं, एक रकम को दूसरी पे तकसीम करते हैं तो क्या होगा। ज़रब में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ज़रब वाली भी कोई मैं आपको वैसे ही एग्जांपल जो है वो समझा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो वोल्टेज उसने दी है जी 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ठीक है। ये उसने वोल्टेज दिया और उसके बाद उसने करंट दिया जी हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.84 और प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर, ठीक है जी। अब कोई आपसे ये कह देता है कि आप ये वोल्टेज है, ये करंट है, आप रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा था V = IR होता है, ठीक है, 10th के अंदर पढ़ा था आपने। अच्छा, यहाँ पे अगर आप R की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो V/I हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा R के। तो अब सिंपल हम R की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज को करंट पे डिवाइड कर देंगे, लेकिन मसला ये है कि वोल्टेज के अंदर भी अनसर्टेनिटी है और करंट के अंदर भी अनसर्टेनिटी है। इसी तरह जब हम R मालूम करेंगे तो जो जवाब आएगा R का वो भी तो अनसर्टन होगा ना, उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करनी है। सबसे पहले आपने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, फिर इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, फिर उन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को जमा करना है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी किसकी, R की। अब इसको फिर आपने एब्सोल्यूट के अंदर कन्वर्ट कर देना है जो R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। क्लियर है जी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं जी। तो R बराबर होगा V/I, ठीक है। V कितना है हमारे पास 5.2 और I हमारे पास है 0.84 और इसका आंसर हमारे पास आएगा 6.19 ओहम। ये वोल्ट पर एम्पेयर भी और वोल्ट पर एम्पेयर ओहम के इक्वल ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का आंसर आ गया, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि जिन रकमों को हमने सॉल्व किया है, ठीक है, जिनका हमने सोल्यूशन किया है वो ऑलरेडी अनसर्टन है, यानी कि उनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो जो जवाब होगा उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी ना। तो कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो हमने मालूम कैसे करनी है कि सबसे पहले आपने वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप निकालेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर V, यानी कि जो वोल्टेज है उसके लिए आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। और उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था कि आपने उसका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको आपने डिवाइड करना है उस रकम पे। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1 और रकम कितनी है 5.2 और मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 100 के साथ। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा जी 0.1
सॉरी यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2%। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर जो है ये 2% होगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% है। अब इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने मालूम करनी, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर आई करंट के लिए परसेंटेज, वो भी वैसे ही आपने मालूम करनी है कि ये लीस्ट काउंट उसको वैल्यू पे तकसीम कर देंगे 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84। जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको 100 के साथ भी ज़रूर दे दें, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 6% आएगा, 6%। अब हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आ गई हैं। अब हमने आर के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इज़ इक्वल टू 6.19 ओहम विद, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी 2% और 6% कितना हो गया 8%। यहाँ पे लिखना है विद 8% अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास 6.19 आर का आंसर है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है 8%। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अब हम इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर भी कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि उसने जो हमें रकमें दी थी उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो एब्सोल्यूट में दी हुई थी। तो हम इसको भी बाद में किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एब्सोल्यूट के अंदर। जैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में तब्दील कर सकते हैं, इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर भी जो है वो हम तब्दील कर सकते हैं। अब हमने वो कह रहा है कि 6.19 विद 8%, यानी कि 8% लेना है आपने इसका, तो इसको आपने एब्सोल्यूट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, तो 8 को आप जो है वो डिवाइड कर देंगे 100 पे और मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ। जब हम एब्सोल्यूट से परसेंटेज में आते हैं तो क्या करते हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम रकम पे डिवाइड करते हैं, 100 के साथ ज़रब देते हैं। लेकिन इसमें उलट होगा, इसमें 100 पे डिवाइड करेंगे और रकम के साथ जो है वो ज़रब देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये 0.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको जो है वो हम एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख लेते हैं, आर इज़ इक्वल टू 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओम। तो ये तरीकाकार है जी मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये होगा कि दो रकमों को जब आप ज़रब देंगे तो जो कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, उस आंसर के अंदर अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी कि वो जो दो रकमें होंगी उनको परसेंटेज अनसर्टेनिटी उनकी फाइंड करनी है जी, और फिर उनको जमा करके इस तरह लिख लेना है और फिर उसको जो है वो ऐसे आप इसको एब्सोल्यूट के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। मतलब डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों के लिए एक ही असूल है। तीसरा जी हमारे पास पावर फैक्टर की मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसा फार्मूला आ जाता है जिसमें किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर लगी होती है। अगर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके अंदर अनसर्टेनिटी हो तो अब पावर उसकी आएगी टोटल। ठीक है, जो आंसर आएगा किसी भी रकम का उसके अंदर अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी। सिंपल सा फार्मूला समझाता हूँ फिर इसकी आपको समझ आ जाएगी। जैसे लेट करते हैं कि आपसे कहा जाता है भी वॉल्यूम फाइंड करो। ठीक है, किस चीज़ का वॉल्यूम, सफ़ेयर का। तो उसके लिए आपको पता है फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, जब हम इन सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा किसका, V का, वेयर V इज वॉल्यूम। ठीक है, ज़हन में रखिएगा। अब वॉल्यूम मालूम करना है हमने तो क्या करना पड़ेगा, हमें पाई और आर की वैल्यू मालूम इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये जो आर है, अगर ये रकम इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर अनसर्टेनिटी हो तो जो V का आंसर आएगा सॉल्व करने से उस V के आंसर के अंदर भी तो अनसर्टेनिटी होगी ना। वो अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी है, उसके लिए असूल ये है कि मिसाल के तौर पे जिस फैक्टर की पावर है ना उस फैक्टर के अंदर अनसर्टेनिटी है, आपने उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर के साथ ज़रब दे देनी है तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी किसकी, वॉल्यूम की। ठीक है, पहले इसको करते हैं फिर इसकी ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे जी उसने रेडियस दिया है, ये आर की वैल्यू उसने दी है यहाँ पे
R इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ना भी करें तो भी जवाब ठीक आएगा, लेकिन फिर वॉल्यूम का जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो हमने मालूम करना है वॉल्यूम, तो हमें पाई की वैल्यू ज़ाहिर है आपको पता है, आर की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन आर की जो वैल्यू है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, तो फिर जो वी का आंसर आएगा वो भी तो अनसर्टन होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, फिर वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो मालूम कर लेते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। तो आपने जी वी का जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है 4/3, पाई की जगह पे 3.14 आ जाएगा, और आर की जगह पे 2.25 आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिख दें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोल्यूशन हो जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी किसका, V का। क्लियर है। अच्छा, अब ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी क्योंकि R की वैल्यू में अनसर्टेनिटी थी। तो V की अनसर्टेनिटी कितनी होगी ये हमने कैसे मालूम करनी है। सबसे पहले आपने ये जो फैक्टर है जो कि R है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसने दी है 0.01 है, तो आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे यहाँ पे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, वो कितनी होगी कैसे मालूम करते हैं, आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं जो रकम होती है, तो ये हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फिर जब हम इसको 100 के साथ ज़रब देते हैं तो हमारे पास आ जाती है जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी जी, 0.4% अनसर्टेनिटी है। कौन सी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, किसके अंदर, आर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हमने किसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी, वी की। तो इसका ये असूल होता है कि जिस फैक्टर के अंदर अनसर्टेनिटी है उस फैक्टर की जो पावर है उस पावर को ज़रब देते हैं उस फैक्टर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो भाई फैक्टर कौन है, आर, तो आर के हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली, यानी कि इस रकम की सबसे पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती है, फिर उसको ज़रब देनी होती है जो उसकी पावर होती है उसके साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, क्योंकि हमने वॉल्यूम मालूम करना तो इसलिए वॉल्यूम वाला लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई और चीज़ होगी तो वो वाला आप लिखेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या असूल है कि जो पावर होगी ना फैक्टर की, उसको आप ज़रब दे देते हैं किसके साथ, जो उस फैक्टर के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसके साथ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2%, यानी कि 1.2% अनसर्टेनिटी होगी किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। अब आर के अंदर उसने अनसर्टेनिटी हमें किस में दी थी, एब्सोल्यूट में, तो हम इस परसेंटेज को भी किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर। यहाँ पे लिखेगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रकम को 100 पे तकसीम करेंगे और टोटल रकम के साथ जो है वो ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि इसने यहाँ पे दी हुई है 0.6। कितनी आएगी जी, 0.6। और इसको फिर हम लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू 47.689 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वाला जो सारा प्रोसीजर है ये रफ में नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर शामिल है। मैंने इसको अलग इसलिए किया इन दोनों को ताकि आपको समझ आ जाए। आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले ये फार्मूला लिखना है, फिर ये वाली वैल्यू, और फिर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। नीचे आपने थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि अब हम इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है। और जो है आपने ये वाला प्रोसेस इसके अंदर लिखना है। ठीक है। एंड पे आपने लिखना है कि इसको अनसर्टेनिटी की फॉर्म में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद है ये 4 वाला ऑप्शन, वो ये कह रहा है कि काफ़ी सारी रकमें दी हुई हैं और उनके अंदर अनसर्टेनिटीज़ मौजूद हैं। आपने उन रकमों की एवरेज वैल्यू लेनी है। एवरेज वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे मालूम करनी है। ठीक है। जैसे आप वो एवरेज फाइंड करते थे ना मैथ के अंदर, औसत, हिसाबी औसत जिसको हम बोलते हैं,
तो वो मतलब काफ़ी सारी रकमों को हम जमा करते हैं, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। अगर वो जो रकमें जिनको आप जमा कर रहे हैं वो सारी की सारी अनसर्टन हो, उनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद हो, तो जो आप मेन वैल्यूज़ के निकालेंगे या औसत निकालेंगे तो जाहिर है औसत भी अनसर्टन होगी ना, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी। तो उसका बेहतरीन तरीका यहाँ पे उसने लिखा है जी। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि जितनी भी रकमें आपको दी हुई हैं वो कह रहा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़, कि जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास है ना, जो कि जिनकी आपने पैमाइश की हुई है, जितनी पैमाइश हैं आपके पास उन सब की एवरेज आपने निकालनी है। यहाँ पे उसने कुछ रकमें दी हैं जी, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ जी। तो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं, अब आपने इनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं ये सारी फ़र्ज़ कर लें कि ये सारी अनसर्टन हैं, ठीक है। तो जो इसकी हमारे पास औसत आएगी या एवरेज आएगी वो भी अनसर्टन होगी, उसके अंदर अनसर्टनिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा एवरेज। एवरेज आपने कैसे निकालनी है आपको पता है, आप सारी रकमों को जमा करते होते हैं और जितनी उनकी तादाद है उस पर तकसीम करते हैं। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.21। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेट करते हैं कि ये सारी रीडिंग्स जो हैं ये मिलीमीटर में हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिलीमीटर। तो जो ये वाला आंसर आएगा ये भी किस में होगा, ये भी मिलीमीटर में होगा। अब ये सारी रकमों के अंदर अनसर्टेनिटी हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरेज आएगी उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी। तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी है, इसका तरीका ये है कि आपने ये 6 रकमें तो आपको दी हुई है ना, आपने अलग से 6 रकमें बनानी है। वो कैसे बनानी है कि हर रकम का इस रकम से डिफरेंस चेक करना है, जितना डिफरेंस होगा वही आपकी रकम बनती जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर पहली वैल्यू बनाने लगे तो क्या करेंगे कि पहली रकम का इसके साथ डिफरेंस चेक करेंगे। ये 1.20 है और ये है 1.21, तो इन दोनों में कितना फ़र्क है, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01 का फ़र्क, ठीक है जी। तो ये पहली रकम हमारी बन गई। उसके बाद दूसरी रकम है जी, वो है 1.22 और इधर है 1.21, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना आपने, तो कितना आएगा, ये भी हमारे पास आएगा 0.01। अब ये नहीं कहना कि इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है, इन दोनों जिन दोनों का आप फ़र्क चेक कर रहे हैं उनमें से जो बड़ी रकम है उसमें से दूसरी छोटी रकम को आपने माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दूसरी रकम आ गई। अच्छा तीसरी है जी 1.23, ये ज़्यादा बड़ी है और ये छोटी है, इसमें से उसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02, क्लियर है। अच्छा उसके बाद ये तीसरी है, इन दोनों का फ़र्क चेक करें तो इनमें भी ये 1.19 है और ये 1.21 है, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी, अब इनमें ये वाली बड़ी, तो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो भी आंसर हमारे पास कितना आएगा, 0.02 आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास 4 रकमें होगी। उसके बाद आपने इसका फ़र्क चेक करना है, इसमें भी 0.01 है और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि अगर आप इन दोनों में देखें तो इनका फ़र्क जो है वो 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दें, क्लियर है। अच्छा अब ये जो रकमें आपके पास बन गई हैं, ये रकमें हैं क्या, बेसिकली ये सारी रकमें अनसर्टेनिटीज़ हैं। कौन सी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़, किसके अंदर, इन सारी रकमों के अंदर। यानी ये जो पहली रकम है 1.21, इसकी अनसर्टेनिटी है 0.01, दूसरी रकम की अनसर्टेनिटी ये है, तीसरी की अनसर्टेनिटी ये है, इसी तरह ये वाली जो अनसर्टेनिटीज़ है ना, ये सारी की सारी इनके अंदर अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज मालूम की थी, एवरेज की अनसर्टेनिटी मालूम करने जा रहे थे। हम क्या करेंगे, इन सारी, अब देखो ना सिंपल सी बात है कि इन रकमों की आपने एवरेज कैसे निकाली, इनको जमा किया, जितनी तादाद उस पर तकसीम कर दिया। अब इन रकमों के अंदर जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको भी आपने जमा करना है और जितनी उनकी तादाद होगी उस पर डिवाइड करना है, तो परसेंटेज वो एवरेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एवरेज अनसर्टेनिटी, और वो किसके अंदर होगी, एवरेज वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, इन सब की एवरेज ले लेनी है। यहाँ पे लिखेगा एवरेज, अनसर्टेनिटी भी साथ में लिख लेंगे, एवरेज अनसर्टेनिटी, ये हमारे पास आ जाएगी। इन सबको आप जमा कर देंगे, ये आगे जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, और डिवाइडेड बाय 6। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01, ठीक है, 0.01 ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ज़ाहिर है ये अनसर्टेनिटीज़ भी सारी किसके अंदर होंगी, मिलीमीटर के अंदर होंगी, तो ये आंसर भी किस में होगा, मिलीमीटर में होगा। अब हम इस एवरेज वैल्यू को जो है वो अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरेज वैल्यू वो क्या थी, 1.21,
प्लस माइनस ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.01 और साथ में क्या आ जाएगा मिलीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद पांचवा असूल उसने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई टाइमिंग डिवाइस हो, मतलब जैसे कोई वॉच की हम बात कर लें या फिर टाइम पीरियड मालूम करने का कोई दूसरा आला हो, तो उसके अंदर आपने अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे मालूम करनी है। तो जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ का टाइम पीरियड मालूम करना है, तो जो डिवाइस आप यूज़ करेंगे उसका कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा ना। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि 54.6 सेकंड के अंदर 30 वाइब्रेशन जो हैं वो मैयर की गई है। मैं आपको इसका खुलासा बता रहा हूँ, ये जो पूरी थ्योरी इसने लिखी है इसका खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई टोटल टाइम कितना लग रहा है 54.6 सेकंड। ठीक है जी। और कितनी वाइब्रेशन हुई हैं, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, वो कितनी है लिख लेते हैं, और इसने दी हुई हैं वो 30 सेकंड। और लीस्ट काउंट उसने दिया हुआ है, जो हमारे पास डिवाइस है उसके अंदर लीस्ट काउंट। और आपको पता है लीस्ट काउंट का दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट AU, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड। अच्छा, अब आपने टाइम पीरियड मालूम करना है। क्या मालूम करना है? टाइम पीरियड। तो अब देखो ना, डिवाइस है उसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, ठीक है, और उसने इतनी देर में इतनी रीडिंग इतनी वाइब्रेशन जो है वो मैयर की हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा ना, तो वो टाइम पीरियड भी अनसर्टन होगा, उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि डिवाइस के अंदर भी अनसर्टेनिटी है। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो हम इसका जो है वो टाइम पीरियड मालूम करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या था टाइम पीरियड का? टोटल टाइम को जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे तकसीम कर देते थे। ये 10th क्लास के अंदर मैंने समझाया था आपको, ठीक है जी। 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, और उसमें ये था कि T/N मैंने लिखा था, यानी कि टोटल टाइम को वाइब्रेशन पे तकसीम कर देते हैं तो एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाता है, विच इज़ टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है जी। तो T हमारे पास है जी 54.6 और N हमारे पास है जी 30। जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड, और वो कितना आएगा 1.82 सेकंड। ठीक है जी। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब देखो, जिस आले से ये टाइम पीरियड मैयर किया गया है उस आले के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो जाहिर है इस जवाब के अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी। तो कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे मालूम करेंगे? उसका तरीका ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उन पे। ठीक है जी। तो वो फिर कैसे होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन T। ये जो टाइम पीरियड इसके अंदर अनसर्टेनिटी आप कैसे मालूम करते होते हैं कि जो आपके पास लीस्ट काउंट होता है, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप डिवाइड कर देते हैं जितनी वाइब्रेशन आपने नोट की हैं, यानी कि 30 पे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे उसने आंसर लिखा है जी 0.003 सेकंड, ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब हम टाइम पीरियड को अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकंड, ये हमारे पास टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।